गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 विषय हिंदी लिटरेचर पार्ट 6 बच्चों का मानसिक और भावनात्मक पोषण। बच्चों, हमारा शारीरिक विकास जो है वो 3 तरीके से होता है। शारीरिक विकास, भौतिक विकास और मानसिक विकास। बच्चों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क होता है। बच्चों, भावना हमारी जीवन की नींव है। हमारी भावना जितनी सकारात्मक होगी, हमारा जीवन भी उतना ही सफल और सार्थक होगा। बच्चों, समाज की इकाई है परिवार और परिवार की इकाई है व्यक्ति। व्यक्ति अच्छे होंगे तो परिवार भी अच्छा होगा, समाज भी और राष्ट्र भी उन्नत होगा। इसलिए परिवार को बच्चों का पहला विद्यालय कहते हैं। बच्चा परिवार के साथ साथ अपनी संस्कृति से जुड़ता है। परिवार में ही संघर्षों का सामना करना सीखता है। उसका भावनात्मक विकास यहीं से प्रारंभ होता है। बच्चे अपने परिवार में दादी नानी आदि से कहानियाँ सुनना शुरू कर देते थे। उसे बड़े चाव से बच्चे सुनते थे। जिस भावनात्मक और स्नेह के साथ ये कहानियाँ कही जाती थीं, वही महत्वपूर्ण पहलू था। आज इसको महत्व कम दिया जाता है, जबकि बच्चों का भावनात्मक विकास इसी उम्र में होता है। इसी आधार पर बच्चे आगे मिलने वाले ज्ञान को ग्रहण करते हैं और अपने संस्कार अर्जित करता है। जिस बच्चे के पास बच्चों ये भावनात्मक आधार नहीं होता है, वह जीवन संघर्ष नहीं झेल सकता। पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, किंतु उसके भावनात्मक संस्कार का जो धरातल है वो हमेशा कमज़ोर अर्थात निर्बल ही रहता है। बच्चों का मानसिक विकास बाल अवस्था में सबसे अधिक तीव्र गति से होता है। इस समय बालक की सहज प्रवृत्तियाँ उसके सीखने में सहयोग प्रदान करती हैं, जिससे उसकी जिज्ञासा शांत होती है। उसमें रुचि, चिंतन, स्मरण, निर्णय एवं समस्या समाधान आदि गुणों का विकास होता है। तो बच्चों, इस पाठ में हमें यही बताया गया है कि बच्चों को मानसिक और भावनात्मक पोषण किस प्रकार दिया जाए। बच्चों, राष्ट्रीय पर्वों और संस्कृति समारोह के दौरान स्कूलों में गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं। इसे लेकर बच्चों के माता पिता, स्कूल और समाज में एक बड़ी सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रस बस जाएं, वे इनका भरपूर आनंद लेने लगें, तुकबंदियाँ करने लगें, रचने लगें, ये माता पिता को मंजूर नहीं। उनको ये लगता है कि ऐसा करने से हमारे बच्चे जो हैं वो राह भटक जाएंगे। इसलिए वे बच्चों से वही चाहते हैं जैसा वो कराना चाहते हैं। यदि पहले के समाज में बच्चों ऐसा होता था, आज से कुछ समय पहले, कि यदि पिता डॉक्टर हैं तो वो अपने बच्चों से भी एक्सेप्ट करते थे कि मेरे बच्चे भी डॉक्टर बने। यदि वह इंजीनियर हैं तो वो एक्सेप्ट करते थे मेरे बच्चे इंजीनियर बने। लेकिन इस तरफ यानी कि कला की तरफ, प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ कोई भी बच्चों को जाने नहीं देता था। उन्हें लगता था कि इस तरफ जाने से, गीत, कला, संगीत आदि की तरफ जाने से बच्चों का जो भविष्य है वो बिगड़ जाएगा। स्कूलों में भी बच्चों लगातार पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। वे चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगह थी वे लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनने के बहुतेरे अवसर हुआ करते थे। वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाने, रह सकने के लिए, याद करने के लिए प्रेरित करते थे, सहजने और रचने के लिए हमें प्रेरित करते थे तथा उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे कि हम भी उन जैसे कुछ गीत कविताओं को बनाएं। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेल कूदने के लिए समय अधिक था और जगह भी बहुत थी। खेल कूदने की जगह मस्ती के दौरान बीच में स्वतः ही नए खेल, तुकबंदियाँ, खेल गीतों, बाल गीतों का निर्माण हो जाता था। ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थीं और हमारी जुबान पर सालों साल टोलियों के बीच में चढ़ी रहती थी। समय के साथ साथ इनमें भी बच्चों अब कमी आ गई है और अब बच्चों के खेलने कूदने के लिए जगह जो है वो सीमित रह गई हैं। बच्चों, आज खेलने कूदने की सार्वजनिक जगह या तो खत्म हो गई हैं या इतनी घुटन भरी हो गई हैं कि वे उतने मुक्त, उतने निर्भीक अब शायद नहीं रह पाते। निर्भीक माने कि निडर नहीं रह पाते। वे खेल के मैदान में से अधिक टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल आदि के सामने बने रहते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए आउटडोर गेम बच्चों अब कम हो गए हैं। क्योंकि पेरेंट्स को, अभिभावकों को लगता है कि बच्चे अधिक समय घर से बाहर रहेंगे तो उनके साथ कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, इसलिए वो बच्चों को अधिक से अधिक समय इंडोर गेम्स में ही देते हैं, जिसकी जगह अब टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल आदि ने ले ली है। बच्चों से अब दूरी बढ़ गई है, क्योंकि बच्चे जब घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो दूसरे बच्चों के साथ खेलने कूदने के अवसर उन्हें कम होंगे। स्कूल ने उनके लिए सीखने सिखाने के लिए व्यवस्थित अवसर तो दिए हैं और लेकिन नए तरीके के दबाव भी दिए हैं। उन्हें हर समय निर्देशित किया जाता है। उनकी स्वतंत्र जो सोच है वो कुंद कर दी गई है, कुंठित कर दी गई है। उनके लिए किताबें कुछ हद तक तो बड़ी
पढ़ी हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने की प्रेरणाएं और समय दोनों घट गए हैं, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि हमें एग्ज़ाम देना है, हमें इतना लर्न करना है, हमें इतना याद करना है और इसके बाद वह अपने कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। गीत कविता के माध्यम से जो मानसिक और भावनात्मक पोषण बच्चों को मिलता है वह लगभग समाप्त हो गया है। मानसिक और भावनात्मक पोषण उनकी नैसर्गिक ज़रूरत है, नैसर्गिक बच्चों की प्राकृतिक यानी कि स्वाभाविक ज़रूरत है। अगर वह उन्हें नहीं मिलता है तो उनमें क्या है व्यवहार और सृजनात्मक जो है वो हानि प्रकट होती है। इन सबको या तो अनदेखा कर दिया जाता है या उन्हें समझने का प्रयास ही नहीं किया जाता। बच्चों के मानसिक और भावनात्मक पोषण का जो सांस्कृतिक झरना समाज में सूख चुका है, जिसके चलते बच्चों के सौंदर्य को क्षति पहुंची है। क्षति मीन्स हानि पहुंची है। इसकी भरपाई स्कूल से की जा सकती है। भाषा की कक्षाओं में सही शिक्षण की सृजनात्मक गतिविधियों का विस्तार करके, सही शिक्षण जिसमें गीत कविता ही नहीं, कहानी सुनना सुनाना, रचनात्मक लेखन पर काम करना आदि बातें भी शामिल हैं। बच्चों को जब तक हम भावनात्मक पोषण नहीं देंगे तब तक वो हमसे घुल मिलकर बात नहीं करेंगे और अपनी परेशानियों को हमसे अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए साहित्य के माध्यम से, गीत कविताओं के माध्यम से बच्चे हमसे सुचारू रूप से जुड़ जाते हैं। फिलहाल हमारी भाषा की कक्षाओं में कविता पर काम करने का तरीका संतोषजनक नहीं है। कई शिक्षक कविता को बहुत नीरस ढंग से पढ़ाते हैं, उसका अर्थ समझाने लगते हैं। वे किताब खोलकर बच्चों को किताब से खुलवाकर पढ़ते हैं। बैट डाल पर चिड़िया रानी चूचू चूचू गाती है, अब वे इसका अर्थ करते हैं। गोया, इस पंक्ति के अलावा कोई अर्थ हो सकता है? डाल, समझते हो डाल? तो बच्चों इस तरीके से जो पाठ है वो हमारे लिए नीरस हो जाता है। बच्चे सोचते हैं, हाँ देखा है, मौका मिलने पर चढ़े भी हैं, लेकिन मास्टर जी आज डाल पेड़ चिड़िया इतना हुआ क्यों बना रहे हैं? बहरहाल ऐसी एक दो बातों के बाद मास्टर जी जितनी जल्दी होती है प्रश्नोत्तर पर आते हैं, क्योंकि उन्हें की नज़र में वास्तविक पढ़ाई है अपना कोर्स कंप्लीट कराना, क्योंकि स्कूलों की दृष्टि में परीक्षाओं का परिणाम ज़्यादा महत्व रखता है, ना कि सामाजिक वातावरण। जाहिर है गीत कविता जैसे सरस विषय को ऐसे नीरस ढंग से पढ़ाया जाना बच्चों में गीत कविताओं में सुरुचि जगाने के बजाय अरुचि अर्थात उसमें अरुचि ही उत्पन्न करता है। बेमन से वो लोग उस कार्य को करते हैं। छोटे बच्चों के लिए यह बिना ग्लोब की कर्क रेखा के ढूंढने जैसा, जैसे बच्चे को बताया जाए कि मानचित्र में ग्लोब रेखा देखो और हमने उसे मानचित्र में कभी ग्लोब रेखा दिखाई नहीं है तो वो वैसे ही ढूंढेगा जैसे अंधेरे में तीर मारने के समान। कविता शिक्षण का यही हाल आगे की बड़ी कक्षाओं और कॉलेजों तक में भी बच्चों बना रहता है, जिसका नतीजा ये होता है कि छात्र साहित्य में BA, MA, PhD आदि सब कुछ कर लेते हैं, पर वे काव्य में रस नहीं लेना सीख पाते। दूसरी ओर बच्चों के आरंभिक वर्षों को देखने पर हम पाते हैं कि गीत कविताओं में बच्चों की स्वाभाविक रुचि होती है। वो चाहते हैं कि उनके पास भी कुछ अच्छी गीत की पंक्तियाँ हों गुनगुनाने के लिए, उनके जीवन में भी नाचने कूदने के उचित अवसर हों। ऐसे में ज़रूरत योजनाबद्ध ढंग से काम किए जाने की है और काम करने का सीधा सरल तरीका ये है कि बच्चों के साथ कविता को हाव भाव के साथ गाया जाए। इसके लिए ज़रूरी है शिक्षकों का सहयोग, जो वो बच्चों को स्तर अनुसार यानी कि उनके लेवल के अनुसार कविताओं को याद करें और उन्हें हाव भाव के साथ सुनाकर पढ़ाएं। हाव भाव के साथ सुनाना तो आश्चर्य की बात है। शिक्षण प्रशिक्षण में अगर उन्हें गीत कविताएं उपलब्ध करवा भी दी जाएं और हाव भाव के साथ गाकर बता भी दिया जाए और उसके बाद उन्हें आमंत्रित किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसमें भी कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो आकर यह बोलेंगे कि भाषा के शिक्षक हमारे दूसरे हैं, किसी भी प्रशिक्षण में गाए आना ज़रूरी था, इसलिए उनकी जगह मैं आ गया हूँ। इसलिए आप समझ सकते हैं कि हिचक कुछ शिक्षकों में आज भी व्याप्त है। वो अपने विषय के अलावा किसी दूसरे विषय को आसानी से पढ़ाने में सहजता महसूस नहीं करते। शिक्षकों के विस्तार से यह बात किए जाने पर कि अगर हाव भाव के साथ गीत कविताएं गाएं जाने को कक्षा की रोज़मर्रा यानी कि प्रतिदिन की गतिविधि का हिस्सा बना दिया जाए तो इसके परिणाम क्या होंगे, बताते हैं कि विषय पढ़ाने से पहले गीत कविता गा लेने से बढ़िया वातावरण का निर्माण होता है। बच्चों की ज़िद्द दूर हो जाती है और शिक्षक और बच्चों के संबंध सहज हो जाते हैं अर्थात नॉर्मल हो जाते हैं। बच्चे निडर हो जाते हैं यानी कि भयमुक्त हो जाते हैं। बच्चों का स्कूल से जुड़ाव और कक्षा में ठहराव दोनों ही बढ़ता है। सही है कि गीत कविता से ये बातें संभव होंगी, इसके अलावा और क्या होगा। जैसे जैसा चर्चा गरमाती है वे बताते हैं कविताएं बच्चों को आसानी से याद रहती हैं, इससे उनमें सीखने के प्रति आत्मविश्वास बढ़ता है। उनका शब्द भंडार और सुनने और बोलने की क्षमता, मौखिक अभिव्यक्ति का लिखित अभिव्यक्ति का भी बच्चों इसमें विकास होता है। इसके बाद आखिरकार ये बात
ये भी आ जाती हैं कि गीत कविताओं से बच्चों की जानकारी भी बढ़ती है और उनकी कल्पनाशीलता, समझ और उनके भीतरी मूल्यों का मूल्यांकन भी होता है, यानी कि उनके अंदर सृजनशीलता का निर्माण होता है। गीत कविताओं से उनकी कक्षा में वातावरण के निर्माण से लेकर भाषा का विकास और मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता आदि आदि बातें संभव होती हैं। तो यही सब संभव कर सकना ही तो भाषा की कक्षा का उद्देश्य है। फिर क्यों नहीं इसे कक्षा की रोजमर्रा की गतिविधि बना लिया जाए। शिक्षकों के समूह में बातचीत में एक बार एक शिक्षक आश्चर्य होकर बोले, क्या इससे भाषा का विकास होता है? फिर तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अब हम इसे हमारे स्कूल में जाते ही लागू कर देंगे। किसी शिक्षक की ऐसी प्रतिक्रिया आपके भीतर रुलाई या हंसी दोनों के सोते आने की स्रोतों को खोल देती है। यद्यपि शिक्षकों के समूह में समानता ऐसे शिक्षक अनेक बार मिलते हैं जो आपसे बच्चों की कविताओं के संकलन मांगकर ले जाते हैं और उन्हें अपनी डायरी पर उतारते हैं ताकि कक्षा में बच्चों के लिए कुछ नए के साथ उपस्थित हों। क्योंकि जब आप बच्चों के साथ हर कक्षा में कुछ नवीन शिक्षण के साथ प्रस्तुत होंगे तो बच्चों की आपकी कक्षा में रुचि हमेशा बनी रहेगी। गीत कविता पर वर्ष भर रचनात्मक काम करने के लिए शिक्षक को योजना में विविधता होना जरूरी है। शिक्षक बच्चों को हाव भाव के साथ कुछ दिन तक गीत कविताएं सुनाएं, इसके बाद कक्षा के कुछ ग्रुप बच्चों को बनाए जाएं, उसमें उन्हें गाने के लिए कहा जाए और उसके बाद उन्हें एकल बोलने के लिए या सुनाने के लिए कहा जाए, जिससे कि उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। शिक्षक सुनिश्चित करे कि असल उनकी कक्षा में 20 बच्चे हैं तो 20 ही कक्षा को हाव भाव में कविता के साथ सुनाने में सामर्थ हो। शिक्षक और बच्चे जिन गीत कविताओं को सुनने सुनाने का अभ्यास कर रहे हो, शिक्षक बच्चों से उनके पोस्टर बनवाकर कक्षा में लगाएं, क्योंकि जब वो पोस्टर कक्षा में लगवाएंगे तो बच्चे उन्हें बार बार देखेंगे और उसे पढ़कर उनके अंदर रुचि जागृत होगी। इससे उनकी पढ़ने लिखने सीखने की क्षमता में बच्चों इजाफा होगा। शिक्षक लगभग 10 कविताएं ऐसी चुनें जो बेहद सरल हों, जिसे आगे बढ़ाया जा सके। जिस प्रकार से यहाँ पर एक कविता दी गई है, मेंढक 3 घूमने चले, दिन भर गाना बजाना किया, रुपए किराया कुछ ना दिया, एहो चुप रहे। बिल्लियाँ 3 घूमने चली, दिन भर किराया कुछ ना दिया। इस तरीके से बच्चों ये कविता बहुत ही आसानी से आगे बढ़ सकती है। तो इस काम को पहले शिक्षक बोर्ड पर करे, कुछ दिन बाद बच्चों को ग्रुप में बांटकर और उसके बाद फिर उन्हें अकेले करने के लिए दे सकते हैं। इससे बच्चों को कविताओं की रचना करना दूर की कौड़ी अर्थात दूर की सोच नहीं लगेगा, उसमें आत्मविश्वास आएगा और वे कभी भी कविता बना सकते हैं। ये काम अधिक प्रभावशाली हो उठेगा और बच्चों को स्थानीय भाषाओं में गीत कविताएं करने की आवश्यकता हो। इसके बाद बच्चों को झरना, पेड़ आदि, नदी आदि विषय देकर 4 कविताओं की पंक्तियां लिखने के लिए आप कह सकते हैं। बच्चों की बनाई कविता को शिक्षक बड़े समूह में सुनाएं, उन पर चर्चा करें। इसके साथ बच्चों को पढ़ने के लिए NCERT की पत्रिका फिरकी और छोटे बच्चों की कविताओं के संकलन जैसी पठन सामग्री भी आप दे सकते हैं। शिक्षक कक्षा में उनका पाठन करें ताकि बच्चों की उसको पढ़ने में ललक पैदा हो। गीत कविता की ज़रूरत को समझकर भाषा के विकास में उसकी ज़बरदस्त उपयोगिता को देखकर और योजनाबद्ध ढंग से काम करके कक्षा में ऐसे सृजनात्मक वातावरण की निर्मित की जा सकती है जिससे बच्चों में पढ़ने का तो मन न कहे बल्कि वह हमारी कक्षा में आने का इंतज़ार भी करेंगे और उसका कक्षा का रसास्वादन भी करेंगे। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वह भविष्य में कवि हों, यह उद्देश्य भी नहीं कि, लेकिन इतना ज़रूर है कि भविष्य में वह एक अच्छे पाठक बने, एक अच्छे आस्वादक बने। इतना हो जाता है तो फिर बताइए बच्चों कि क्या होना बाकी रह जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें आपको एक कवि बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य कवि के बनाने का नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपके अंदर संवेदनशीलता का सर्जन करना, गीत कविताओं के प्रति रुचि जागृत करना, आपकी स्वतंत्र सोच को विकसित करना और आपको अपनी भारतीय संस्कृति और प्राचीन सभ्यता से जोड़ना। यही हमारा उद्देश्य है और आपके अंदर भावनात्मक और मानसिक विकासों को स्थायी रूप से मजबूती प्रदान करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है।